नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा पे। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लासों में देखा कि अभिलेख और सिक्के किस प्रकार से महत्वपूर्ण हैं और हमारी जो है संस्कृतियों में प्रागैतिहासिक काल में जो है सिक्कों का क्या योगदान रहा है। तो सिक्कों से दोस्तों हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनके तिथियों का ज्ञान हुआ है, राजाओं के नाम मिले हैं और उनके सन के सभी महत्वपूर्ण चीज़ें और बहुत सी जानकारियाँ मिली हैं। दोस्तों, इसी क्रम में आइए हम लोग आज देखते हैं साहित्यिक स्रोत को। तो प्राचीन इतिहास के क्रम में साहित्यिक स्रोत जो है वो हमारे साहित्य हैं जो लिखे गए हैं हमारे प्राचीन समयों में महर्षियों द्वारा, ज्ञानियों द्वारा और विदेशियों द्वारा। सबका आज विवरण देखेंगे, जिसमें जितने भी यात्री आए वो कैसे भारत में जो है अपने यात्रा के दौरान भारत में जो है रहे और यहाँ की जो है संस्कृति में जो है घुले मिले और यहाँ के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिए। तो जिसमें हो गया पहले हमारे वेद के बारे में, फिर वेद के बाद उपवेद और उपनिषद हो गए, फिर ग्रंथ हो गए हमारे ग्रंथ और तीसरे नंबर पे है दोस्तों जो है यात्री, विदेशी यात्री। तो इसके 3 पिलर हैं जो है वेद और ग्रंथ, जिसमें हमारे महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथ एवं जो है विदेशी यात्रियों के बारे में जानकारी देखेंगे दोस्तों। तो जैसे जैसे विदेशी यात्री हमारे भारत में आए और उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, जिससे भारत के कालक्रम और उसके हुए पहले इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इतिहास जानने का जो साहित्यिक स्रोत है वो जो है साहित्यिक स्रोत में, यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं था। 2500 से 1000 ईसा पूर्व, 2500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीन उपलब्ध पांडुलिपि ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं है तथा यह मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। मध्य एशिया मिसप्रिंट हो गया है, मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। उसके बाद दोस्तों जो है जो मध्य एशिया से प्राप्त हुई पांडुलिपियाँ, उसमें जो है पांडुलिपि या भोजपत्र, ताम्रपत्र पत्रों पर मिलती है, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृतिक भाषा फैली थी, यह पांडुलिपि या काष्ठ फलकों पर एवं चर्म पर लिखी गई, यानी लकड़ी, चमड़ों पर भी जो है भारत की
प्राकृति भाषा फैली थी। इसके बाद भारतीय साहित्य जो है वो साहित्य में हिंदुओं के धार्मिक साहित्य रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। इसमें ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऋग्वेद में 1500 1000 ईसा पूर्व जो है हमारे ऋग्वेद की रचना होती है। और इसके बाद आता है यजुर्वेद। लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य को, उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व लिखा गया था। तो 1000 से 500 ईसा पूर्व जो है यजुर्वेद को लिखा गया। और लगभग माना जाता है ऋग्वेद के मुख्य देवताओं की स्थितियां हैं, परंतु बाद के साहित्य में ऋतु के साथ कर्मकांड, जादू टोना, पौराणिक आख्यान और उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन भी मिले हैं। वेदों की संख्या कुल 6 है, जिसमें माफ़ करिएगा वेदों की संख्या 4 है। आज बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है, क्षमा चाहूँगा। तो वेदों की संख्या जो है 6 है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद में हमारे पुराने देवी देवताओं के बारे में ज्ञान मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ की कला विधि और सामवेद में हवन के समय गाए जाने वाले मंत्र जो है उनके बारे में है। और अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में है। तो इसके उपवेद जो है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद एवं शिल्प वेद है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद एवं शिल्प वेद है। वेदों का अर्थ समझने व उनके सही उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदों का अर्थ समझने एवं उसके सही उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना की गई। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, इसके बाद निरुक्त और छंद। ज्योतिष शिक्षा में वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ। कल वैदिक कर्मकांड को संपन्न करने हेतु व्याकरण, नामों एवं धातुओं की रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम, निरुक्त शब्द एवं व्युत्पत्ति के नियम है। भाषा शास्त्र का प्रथम गलत माना जाता है। दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा मिसप्रिंट है। छंद वैदिक साहित्य में गायत्री, तो दोस्तों इसको नहीं पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा आज मिसप्रिंट है। ज्योतिष के बारे में जानते हैं तो इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्रसिद्ध आचार्य लगध मुनि थे। ज्योतिष शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य लगध मुनि थे। व्याकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी और महाभारत व्यास की कृति वाल्मीकि। तो महाभारत जो है व्यास की कृति है और वाल्मीकि की रामायण है। इसके बाद विदेशी विवरण यूनानी लेखक सिकंदर 326
तो विदेशी विवरण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यूनानी लेखक सिकंदर 326 ईसा पूर्व भारत में आक्रमण करने आया। उसके समकालीन सैडोकोटस नाम का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि जो है 322 ईसा पूर्व मानी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज दरबारी दूत बनकर आया था। इसने अपनी रचना इंडिका को यूनानी भाषा में लिखी और पेरिप्लस ऑफ द इत्रियन सी के बारे में भी जानकारी मिलता है। ज्योग्राफी नामक प्राचीन पुस्तक भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त और महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। अलबरूनी केतकी की हिंद अल मसूदी की चीनी लेखकों का विवरण में फैयान भारत आया था और वेनसांग सिंह भारत आया था। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देखे आज के टॉपिक में विवरण चीनी यात्रियों एवं विदेशी यात्रियों का विवरण और साहित्यिक स्रोत क्या क्या है इसके बारे में हम लोग देखें। अब दोस्तों आगे के चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों आगे के चैप्टर में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे और हड़प्पा सभ्यता की कुछ जानकारियाँ बता दे तो हड़प्पा सभ्यता जो है दक्षिण एशिया की प्रथम शहरी सभ्यता थी। ये जो हमारा दक्षिण एशिया है इसकी प्रथम शहरी सभ्यता जो थी उसका नाम वो हड़प्पा था और मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के लगभग समकालीन माना जाता है। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन माना जाता है। जो है इसमें 3 सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता जो है सबसे बड़े क्षेत्र में था, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसने जो है हमेशा इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो है इन तीनों यानी मेसोपोटामिया मिस्र से जो है इसकी संख्या बहुत बड़ी है और जो है इसमें आरंभिक इतिहासकारों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया क्योंकि ये सिंधु नदी के पास जो है ये सभ्यता मिली। इसको जो है वहाँ के ग्रामीणों ने जब अपनी घर बनाने के लिए कोई जो है खुदाई कर रहा था तो उसे ईंट मिलने लगे और उस समय उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उस सभ्यता के जो साक्ष्य थे उसको बहुत ज़्यादा ईंटें निकाल लिए, लेकिन फिर भी जानकारियां हैं और उपलब्ध हैं जानकारियां। कुछ दयाराम साहनी जी ने की और ये जो है सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसमें पक्के मकान, सड़कें चौकोर थी, दरवाजे घर के पीछे की तरफ खुलते थे और ये जो है बहुत ही विकसित नगरीय सभ्यता मानी जाती है। तो जम्मू कश्मीर से और जो है उत्तर में जम्मू कश्मीर से और नीचे जो है उत्तर में जम्मू कश्मीर से और नीचे दक्षिण में गुजरात के मालवा तक और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर
आलमगीर, और उत्तर में मांडा, नीचे जो है दक्षिण में गुजरात का मालवा, और पश्चिम में बलूचिस्तान तक ये शहर फैला था। दुर्ग बने थे, निचला हिस्सा बहुत ही ज़्यादा विकसित था, और फिर जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, चौड़ी सड़कें थी, और इसे नगरीय सभ्यता एवं विकसित नगरीय सभ्यता का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल के क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।